या भाषणाला विशेष महत्व मेरे प्राप्त प्यारे झालंय। देशवासियों, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले, समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज राष्ट्र यहां पहुंचा है। देश के लिए जीवन भर साधना करने वाले
ये सभी पीढ़ियां, सभी महानुभाव अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये भारत के संविधान की शोभा है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि छोटे से नगर का गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। ये भारत के संविधान के रचयिताओं ने दिया हुआ हमें अनमोल सौगात है। मैं भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। यह देश पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उस नींव पर खड़ा है जहां पर वेद काल में हमें एक ही मंत्र सुनाया जाता है जो हमारी कार्य संस्कृति का परिचय है। हम सीखते आए, पुण्य स्मरण करते आए, संगच्छध्वम संवद्धम संवो मनासी जानताम। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। इस मूल मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाना है। कल ही नई सरकार के प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमति के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुमति के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति की मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। संगच्छध्वम। और इसलिए इस पूरे संसद के कार्यकाल को देश ने देखा होगा, सभी दलों का साथ लेकर के, विपक्ष को जोड़ करके, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। और उसका यश सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है। और लाल किले की प्राचीर से गर्व के साथ मैं इन सभी सांसदों का अभिवादन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों का भी अभिवादन करता हूं, जहां सहमति की मजबूत धरातल पर हम राष्ट्र को आगे ले जाने के महत्वपूर्ण निर्णयों कर करके हमने संसद का कल सत्र का समापन किया है। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर हूं।
मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं हूं। मैं यहां के राजकाज को भी नहीं जानता हूं। यहां की एलिट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं, लेकिन एक बाहर के व्यक्ति ने, एक आउटसाइडर ने दिल्ली आकर के पिछले 2 महीने में एक इनसाइडर व्यू लिया तो मैं चौंक गया। ये मंच राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है, और इसलिए मेरी बात को राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं सभी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया है। मैं बात कुछ और करने जा रहा हूं, और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आकर के ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है, और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं, बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें, हम चल सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले, इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी। लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें कैसे चली है, आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है, चलती है से देश नहीं चल सकता है। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं, और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं, और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य के कह रहा हूं, ये संभव है, ये होके रहेगा। भाइयों बहनों, क्या देश हमारे जिन महापुरुषों ने आजादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है कि नहीं है? उस पर हमने गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है। भाइयों बहनों, आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे, ये जो बंदूक कंधे पर उठा करके निर्दोषों के मौत घाट उतारने वाले लोग, कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी का तो बेटे हैं। मैं उन मां बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने? हर मां बाप जिम्मेवारी ले। इस गलत रास्ते पर ले गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने के पर उतारू है,
न वो अपना भला कर पा रहा है, न अपने परिवार का भला कर पा रहा है और न ही देश का भला कर पा रहा है। और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप जो भी आज हैं, कुछ न कुछ तो भारत माता ने आपको दिया है तब पहुंचे हैं। आप जो भी हैं, आपके मां बाप ने आपको कुछ तो दिया है तब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक लेकर के आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो अगर कंधे पर हल होगा तो हरियाली धरती कितनी प्यारी लगेगी, कितनी प्यारी लगेगी। कब तक हम इस धरती को लहूलुहान करते रहेंगे? कब तक हम निर्दोषों की जान लेते रहेंगे? और हमने पाया क्या? हिंसा के रास्ते ने हमें कुछ नहीं दिया है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों नेपाल गया था। नेपाल में मैंने सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व के आकर्षण करने वाली एक बात कही थी। एक जमाना था सम्राट अशोक जिसने युद्ध का रास्ता लिया था, लेकिन हिंसा को देख करके युद्ध छोड़ बुद्ध के रास्ते पर चले गए थे। मैं देख रहा हूं कि नेपाल में कोई एक समय था जब नौजवान रास्ते हिंसा के चल पड़े थे, लेकिन आज वही नौजवान संविधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के साथ जुड़े लोग संविधान के निर्माण में लगे हैं। और मैंने कहा था, शस्त्र छोड़ करके शास्त्र के रास्ते पर चलने का अगर नेपाल एक उत्तम उदाहरण देता है, तो विश्व के हिंसा के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को वापस आने की प्रेरणा दे सकता है। भाइयों बहनों, बुद्ध की भूमि नेपाल अगर संदेश दे सकती है, तो क्या भारत की भूमि दुनिया को संदेश नहीं दे सकती है? और इसलिए समय की मांग है, हम हिंसा का रास्ता छोड़े, भाईचारे के रास्ते पर चले। भाइयों बहनों, सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें आधुनिकता की एक मन में भाव जगता है। और हम करते क्या है? क्या कभी सोचा है आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती है। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए
किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। कभी कभी मां बाप को लगता है बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं समाज जीवन में काम करने वाला इंसान हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, 5 बेटे हो, 5 के 5 बंगलो हो, घर में 10-10 गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो, संतान के रूप में सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता, मां के घर में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी और यही तो आजादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है। अभी राष्ट्रमंडल के खेल हुए, भारत के खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया है। करीब 69 जीतने, 64 जीतने हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसमें 29 बेटियां हैं। गर्व करें और ताली बजाइए उन बेटियों के लिए। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले, तो जो समाज जीवन में बुराई आई है, उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक सामाजिक चरित्र के नाते, एक राष्ट्रीय चरित्र के नाते हमें उस दिशा में जाना है। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो विकास ये एक ही रास्ता है, सुशासन एक ही रास्ता है। देश को आगे ले जाने के लिए यही 2 पटरी हैं जो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसी को लेकर के आगे चल सकते हैं और उसी को लेकर के चलने का इरादा लेकर के हम चलना चाहते हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तब आप मुझे बताइए, कोई प्राइवेट में नौकरी करता है, उसको पूछोगे तो कहता है मैं जॉब करता हूं। लेकिन जो सरकार में नौकरी करता है उसको पूछोगे तो वो कहता है मैं सर्विस करता हूं। दोनों कमाते हैं, लेकिन एक के लिए जॉब है, एक के लिए सर्विस है। मैं सरकारी सेवा में लगे सभी भाइयों बहनों से प्रश्न पूछता हूं, क्या कहीं ये सर्विस शब्द उसने अपनी ताकत खो तो नहीं दी है, अपनी पहचान खो तो नहीं दी है? सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जॉब नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। और इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित करना, एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, क्या देश के नागरिकों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। लोकतंत्र ये सिर्फ सरकारों चुनने का सीमित मायना नहीं है। लोकतंत्र 125 करोड़ नागरिक और सरकार कंधे से कंधा मिला करके देश की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करे, ये लोकतंत्र का फायदा है। हमें जनभागीदारी करनी है, पीपल्स प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में आगे बढ़ना है। हमें जनता को जोड़ करके आगे बढ़ना है और जोड़ने के आगे बढ़ने के लिए
आप मुझे बताइए, आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।